हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग समाजशास्त्र यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि अप्रैल 2026 में हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इस पेपर को हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे और बाकी क्वेश्चन जो बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 31 थे 30 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का था, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन था और 31 से सोशियोलॉजी के हमारे प्रश्न थे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति श्वेत पोष अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम और शक्तिशाली वर्ग के अपराधों, क्राइम ऑफ द पावरफुल के बीच समाजशास्त्रीय अंतर को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाती है। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो थोड़ा सा लेंदी पेपर था और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक कॉरपोरेट लेखाकार निजी लाभ के लिए कंपनी के खातों में हेरफेर करता है, जबकि एक सरकारी मंत्री सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है। ऑप्शन बी दिया गया है, एक प्रबंधक कार्यस्थल पर कठोर अनुशासन लागू करता है, जबकि एक नौकरशाह सरकारी नीति लागू करता है। ऑप्शन सी है, एक ठेला विक्रेता कर चोरी करता है, जबकि एक व्यवसायी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निवेश करता है। एक ठेला विक्रेता कर चोरी करता है, जबकि एक व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निवेश करता है। एक कारखाना मजदूर कार्यस्थल से उपकरण चुराता है, जबकि एक राजनेता शांतिपूर्ण विरोध में भाग लेता है। तो इसमें से आप लोग बताएं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। और इसका जो राइट आंसर था वह है ऑप्शन ए, एक कारपोरेट लेखाकार निजी लाभ के लिए कंपनी के खातों में हेरफेर करता है, जबकि एक सरकारी मंत्री सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है। नेक्स्ट है, इसका इंग्लिश में भी मैंने पेपर बना दिया है, तो जिसको इंग्लिश सूटेबल हो वो इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेना। आंसर आपका ए है। नेक्स्ट है, आईसीटी आधारित नेटवर्क समाज के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुड के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, नेटवर्क समाज में शासन का ध्यान कठोर पदानुक्रमीय नियंत्रण के बजाय सूचना के प्रवाह, कनेक्टिविटी और भागीदारी के प्रबंधन पर अधिक केंद्रित होता है। ऑप्शन बी दिया गया है, औद्योगिक युग में विकसित तर्क संगत नौकरशाही मॉडल नेटवर्क समाज की संगठनात्मक आवश्यकताओं के साथ पूर्णतः संगत है। ऑप्शन सी है, सार्वजनिक क्षेत्र में बहुस्तरीय और अंतःक्रियात्मक नेटवर्क के प्रसार से आधुनिक राज्य की संरचना और कार्यप्रणाली में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी दिया गया है, आईसीटी आधारित नेटवर्किंग का प्रभाव मुख्यतः केवल लोक प्रशासन पर सीमित है और अन्य सामाजिक संस्थाओं पर इसका न्यूनतम प्रभाव है। तो आईसीटी आधारित नेटवर्क की बात कर रहा है और इसमें से कूट दिया गया, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो कूट देख लीजिए और इसका जो राइट आंसर था वह है ऑप्शन डी, फर्स्ट और थर्ड सही है। सॉरी, फर्स्ट और थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, पोस्ट संरचनावाद के विकास के आधार पर जैक्स देरिदा से संबंधित निम्नलिखित विचारों का सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, देरिदा ने 1966 के व्याख्यान के बाद पोस्ट संरचनावादी विचारधारा का उदय, संरचनावादी मान्यता की भाषा की संरचनाएं मानव क्रियाओं को सीमित करती हैं। ऑप्शन सी दिया गया है कि देरिदा द्वारा भाषा और सामाजिक संस्थाओं का लेखन राइटिंग के रूप में विघटन, डीकंस्ट्रक्शन, और यह निष्कर्ष की भाषा अस्थिर है और अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलते हैं। तो इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिल्विया वॉल्बी के पित्त सत्ता के संरचनात्मक सिद्धांत को सर्वाधिक सटीक रूप में दर्शाता है। ऑप्शन ए है, पितृ सत्ता मुख्यतः लिंग भेदों का जैविक परिणाम है और इसलिए सामाजिक संस्थाओं से काफ़ी हद तक स्वतंत्र है।
ऑप्शन बी है पितृसत्ता केवल पारंपरिक समाजों में पाई जाती है और आधुनिकीकरण तथा महिलाओं के श्रम बाजार में प्रवेश के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ऑप्शन सी है पितृसत्ता केवल परिवार के भीतर पुरुषों तथा महिलाओं के घरेलू श्रम पर प्रभुत्व के माध्यम से संचालित होती है। और ऑप्शन डी है पितृसत्ता कई परस्पर संबंध संरचनाओं जैसे घरेलू उत्पादन, वेतन भोग कार्य, राज्य, पुरुष हिंसा, लैंगिकता और सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जनसंख्या भूगोल के प्रवासन को बौद्धिक स्तंभ क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि यह 19वीं शताब्दी से सैद्धांतिक रूप से अपरिवर्तित रहा है। ऑप्शन बी है क्योंकि यह एक केंद्रीय भौगोलिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है जो इस क्षेत्र के सैद्धांतिक विकास को प्रतिबिंबित करते हैं। ऑप्शन सी है क्योंकि यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन को ट्रैक करने का एकमात्र तरीका है। और ऑप्शन डी है क्योंकि यह संरचनावादी या उत्तर औपनिवेशिक प्रवृत्तियों के लिए अप्रासंगिक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि यह एक केंद्रीय भौगोलिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है जो इस क्षेत्र के सैद्धांतिक विकास को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है औद्योगिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए औद्योगिक परिवर्तन एक श्रृंखलाबद्ध प्रभाव उत्पन्न करता है जो राजनीतिक शक्ति के संतुलन को बदल देता है। ऑप्शन बी है औद्योगिक परिवर्तन के प्रभाव केवल सामाजिक जीवन के आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। तो दिए गए कूट में से आपको आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि औद्योगिक परिवर्तन के प्रभाव केवल सामाजिक जीवन नहीं है अपितु मानव के सभी जीवन, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन, ये देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित में से किस तत्व पर रेमंड एरोन ने सबसे अधिक जोर दिया है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष केवल आर्थिक असमानता का परिणाम है। वर्ग संघर्ष केवल औद्योगिक क्रांति के बाद ही शुरू होता है। वर्ग संघर्ष एक अस्थायी सामाजिक प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी है मार्क्स का पूरा समाजशास्त्र मूलतः वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र है। तो रेमंड एरोन ने सबसे अधिक जोर किस पे दिया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मार्क्स का पूरा समाजशास्त्र मूलतः वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को सबसे उपयुक्त रूप से किसका वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है? व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक व्यवहार का, सामाजिक समूह या समाज और मानव सामाजिक जीवन का, केवल आर्थिक संस्थाओं का, या फिर प्राकृतिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक समूह, समाज और मानव सामाजिक जीवन का। नेक्स्ट है लुई डूमा की प्रसिद्ध कृति होमो हेरार्किकस 1966 में आई थी। सैद्धांतिक रूप से किस समाजशास्त्रीय परंपरा पर आधारित है? औपनिवेशोत्तर सबाल्टनवाद पे, संरचनावाद पे, संघर्ष सिद्धांत पे, या फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पे? तो यह एलिमिनेट करके भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म पे। नेक्स्ट है ज्ञान के उत्पादन के संदर्भ में गुणात्मक पद्धतियां यानी कि क्वालिटेटिव मेथड शोधकर्ता के दृष्टिकोण को क्या विशिष्ट भूमिका प्रदान करती है? ऑप्शन ए है शोधकर्ता का दृष्टिकोण शोध प्रक्रिया की पुनरावृत्त प्रवृत्ति के मुकाबले गौण होता है। शोधकर्ता का दृष्टिकोण पक्षपात का स्रोत माना जाता है जिसे निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए समाप्त करना आवश्यक है। शोधकर्ता का दृष्टिकोण केवल शोध विषय के प्रारंभिक चयन के दौरान ही प्रासंगिक होता है। या फिर शोध
शोधकर्ता का दृष्टिकोण ज्ञान की खोज और उत्पादन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। शोधकर्ता का दृष्टिकोण ज्ञान की खोज और उत्पादन का एक अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट है इंग्लिश में, ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आवास और भूमि की बढ़ती कीमतें शहरीकरण के लिए सीमा के रूप में कैसे कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन है, वे शहर की आकर्षक क्षमता को कम कर देती है जब तक कि उसे उच्च वेतन या उपभोग लाभों द्वारा संतुलित न किया जाए। ऑप्शन बी है, वे सार्वजनिक परिवहन और संरचना की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। ऑप्शन सी दिया गया है, वे स्वतः ही विनिर्माण गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित कर देती है। और ऑप्शन डी है, वे निर्माण क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को रोकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इंग्लिश का, देख लीजिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अपशिष्ट पूर्व उपचार के मुख्य उद्देश्यों के रूप में किसे पहचाना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया, अपशिष्ट को अधिक हानि रहित बनाया तथा उसके भार और आयतन को कम करना। ऑप्शन बी है, बेहतर ऑक्सीकरण के लिए रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD को बढ़ाना, अपशिष्ट को पतला डाइल्यूट करके नियामक सीमाओं को पूरा करना सुनिश्चित करना। या फिर ऑप्शन डी, सभी वायु प्रदूषकों को जल प्रदूषकों में परिवर्तित करना ताकि उन्हें आसानी से हटाया जा सके। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अपशिष्ट को अधिक हानि रहित बनाना या उसके भार और आयतन को कम करना। नेक्स्ट है, समकालीन समाजशास्त्रीय विमर्श में बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण के बीच संतुलन बनाने की प्रमुख चुनौती क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को केंद्रीकृत प्राधिकरण से प्रस्थापित करना। ऑप्शन बी है, सामाजिक भिन्नताओं की अपेक्षा करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है, विविधता का प्रबंधन करते हुए सामूहिक राजनीतिक एकता बनाए रखना। और ऑप्शन डी है, सभी क्षेत्रों में सांस्कृतिक प्रथाओं की समानता सुनिश्चित करना। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, विविधता का प्रबंधन करते हुए सामूहिक राजनीतिक एकता बनाए रखना। इंग्लिश का देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जेंडर और पर्यावरण के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकीय क्षरण और लैंगिक भूमिकाओं के बीच संबंध को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है? ऑप्शन ए है, औद्योगिकरण और पर्यावरणीय क्षरण ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की पारिस्थितिक प्रबंधन में भागीदारी को कम कर देते हैं। ऑप्शन बी, पर्यावरणीय क्षरण पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच सामाजिक रूप से तटस्थ होती है। ऑप्शन सी है, भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः शहरी पुरुष अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता है जिसमें ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम होती है। और ऑप्शन डी है, ईंधन, चारा और पानी संग्रह जैसे निर्वाह गतिविधियों में महिलाओं की निकट भागीदारी उन्हें पारिस्थितिकी क्षरण और संसाधन कमी से अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो जेंडर और पर्यावरण का संबंध पूछ रहा है आपको, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। इंग्लिश का क्वेश्चन ये था। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन के बीच समाजशास्त्रीय अंतर को सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है? तो सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की बात कौन करता है, तो लेमर्ट करता है, और उसी के बारे में हमसे उसका व्याख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है कि एक समूह संगठित आंदोलन के माध्यम से मौजूदा मानदंडों को चुनौती देता है। ऑप्शन बी है, एक व्यक्ति कभी कभी छोटे मानदंडों का उल्लंघन करता है जैसे अवैध डाउनलोडिंग, लेकिन बाद में वह विचलित पहचान को आत्मसात कर लेता है और व्यवस्थित आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाता है। और ऑप्शन सी है, एक व्यक्ति सभी मानदंडों का पालन करता है फिर भी उसे समाज द्वारा नकारात्मक दंड दिया जाता है। और ऑप्शन डी है कि एक व्यक्ति छोटा उल्लंघन करता है और तुरंत कानूनी दंड प्राप्त करता है लेकिन उसकी आत्म पहचान में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी,
एक व्यक्ति कभी कभी छोटे मानदंडों का उल्लंघन करता है, जैसे अवैध डाउनलोडिंग, लेकिन बाद में वह जब विचलित पहचान को आत्मसात कर लेता है और बार बार उसी गतिविधि को दोहराता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदेश्वर प्रसाद समर्पित, गतिशील और प्रतिबंध नेतृत्व के उद्भव पर प्रकाश डालते हैं। आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया में ऐसे नेतृत्व की मुख्य भूमिका क्या है? तो नर्मदेश्वर प्रसाद का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कुलीनीकरण। ऑप्शन ए दिया गया, आधुनिक विश्व की ओर संक्रमण को प्रेरित करना और उसका प्रबंधन करना। ऑप्शन बी है, पारंपरिक अभिजात वर्ग को यथास्थिति को बनाए रखना। ऑप्शन सी दिया गया, संरचनात्मक विभेदीकरण को समाप्त करना। और ऑप्शन डी है, अन्य समाजों के प्रति जागरूकता को हतोत्साहित करना। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आधुनिक विश्व की ओर संक्रमण को प्रेरित करना और उसका प्रबंधन करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाला क्वेश्चन यह था। नेक्स्ट दिया गया है, भूमि का प्राकृतिक वनस्पति से कृषि उपयोग में परिवर्तन किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए है, नियामक प्राधिकरण की कमी का मुख्य कारण। ऑप्शन बी है, शहरी विकास की प्रक्रिया में एक पूर्ववर्ती चरण। ऑप्शन सी है, समय और गुणवत्ता के साथ निर्माण उद्योग का एक उद्देश्य। और ऑप्शन डी है, भूमि उपयोग विकास का अंतिम चरण। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, शहरी विकास की प्रक्रिया में एक पूर्ववर्ती चरण। नेक्स्ट है, एमाइल दुर्खिम के अनुसार वे समाज जहां श्रम विभाजन कम होता है, लोग समान प्रकार का कार्य करते हैं और समान विश्वास साझा करते हैं, वे किस प्रकार की एकता से युक्त होते हैं? ऑप्शन ए है, आंतरिक एकता। ऑप्शन बी है, वर्ग संघर्ष। ऑप्शन सी, जैविक एकता। और ऑप्शन डी है, सांस्कृतिक बहुलतावाद। तो एमाइल दुर्खिम ने दो प्रकार की समाजों की बात की है, यांत्रिक एकता वाले समाज और जैविक एकता वाले यानी कि सावी एकता वाले समाज। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यांत्रिक एकता, यानी कि आदिम समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है और जो आधुनिक समाज हैं उसमें सावी एकता यानी या जैविक एकता पाई जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजीव भार्गव के अनुसार व्यवहार में वास्तव में विद्यमान धर्मनिरपेक्षताएं किस विशेषता से पहचानी जाती हैं? ऑप्शन ए है, वे कुछ धार्मिक पहलुओं को समायोजित करती हैं जबकि अन्य की आलोचना करती हैं। ऑप्शन बी दिया गया है, वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी धर्मों को पूरी तरह बाहर कर देती हैं। ऑप्शन सी है, वे केवल सैद्धांतिक मॉडल है जो केवल सिद्धांतों में पाए जाते हैं। और ऑप्शन डी है, वे राज्य का धार्मिक प्राधिकरण के प्रति पूर्ण समर्पण दर्शाती हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वे कुछ धार्मिक पहलुओं को समायोजित करती हैं जबकि अन्य की आलोचना करती हैं। ये इसका इंग्लिश क्वेश्चन। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का प्रतीकात्मक कार्य माना जाता है? ऑप्शन ए है, कागज निर्माण के लिए लकड़ी के गूदे का उत्पादन। ऑप्शन बी है, जैव विविधता और वनस्पति प्रजातियों का संरक्षण। ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में या आधुनिकता के प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करना। और ऑप्शन डी है, नवीकरणीय ऊर्जा और खनिज संसाधनों का स्रोत होना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में या आधुनिकता के प्रतिपक्ष यानी कि काउंटर पॉइंट के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक लोकतंत्र के विचार को विशेष रूप से वंचित वर्ग मुक्ति के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है, सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन किए बिना राजनीतिक समानता। ऑप्शन बी है, सांस्कृतिक सुधार के बिना आर्थिक पुनर्वितरण। ऑप्शन सी है, सामाजिक संबंधों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समन्वय। और ऑप्शन डी है, पारंपरिक पदानुक्रमों का कानूनी सुरक्षा के साथ संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक संबंधों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समन्वय।
नेक्स्ट है निम्नलिखित सामाजिक आंदोलनों के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे मिलाना है। तो एक तरफ है सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, प्रतिक्रियावादी आंदोलन और डी दिया गया प्रतिरोध आंदोलन। सूची 2 से इसको सुमेलित करना है दिए गए कूट के अकॉर्डिंग। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं इसका राइट आंसर बता दूंगी आपको। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सुधार आंदोलन यानी कि वर्तमान व्यवस्था के कुछ विशिष्ट तत्वों में परिवर्तन करना। क्रांतिकारी आंदोलन संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को नए वैचारिक ढंग से बदलना, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन संपूर्ण व्यवस्था को ही चेंज करना होता है। और प्रतिक्रियावादी आंदोलन परंपरागत मूल्यों की ओर लौटने का प्रयास करना। और प्रतिरोध आंदोलन वर्तमान व्यवस्था के प्रतिरोध आंदोलन है वह है समाज में हो रहे परिवर्तनों का प्रतिरोध करना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है झुग्गी वस्तुओं का विस्तार तीव्र शहरीकरण से जुड़ा हुआ है और रीज़न है इसका तीव्र शहरीकरण के कारण शहरों में बुनियादी सुविधाओं और अवसंरचना पर दबाव कम हो जाता है और सेवाओं की पहुंच बेहतर हो जाती है। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है ए आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन बी है ए असत्य है आर सत्य है। ऑप्शन सी ए सत्य है आर असत्य है। और ऑप्शन डी ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सत्य है आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर आधुनिक शैक्षणिक दर्शन स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के गंभीर अध्ययन और शोध को क्यों प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन ए है क्योंकि वे IKS को आधुनिकता की एक रूपी संस्कृति, IKS यानी कि इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम को एक रूपी संस्कृति के वास्तविक विकल्प के रूप में देखते हैं। ऑप्शन बी है क्योंकि वैश्विक परिस्थिति का दृष्टिकोण ग्लोबल इकोसिस्टम अप्रोच नए सार्वजनिक गुणों को सफलतापूर्वक विकसित करता है। ऑप्शन सी है क्योंकि तकनीकी स्थिरता टेक्नोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ने स्वदेशी ज्ञान को अप्रासंगिक बना दिया है। और ऑप्शन डी है क्योंकि वे इन प्रणालियों को आदिम प्रिमिटिव मानवशास्त्रीय जिज्ञासा के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, क्योंकि वे IKS इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम को एक रूपी संस्कृति मोनोकल्चर के वास्तविक विकल्प के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है GS घुरिये के अनुसार इतिहास और समाजशास्त्र के बीच संबंध को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ये है ये दोनों पूर्णतः असंबंधित विषय हैं। ऑप्शन बी इतिहास केवल ग्रंथों का उपयोग करता है जबकि समाजशास्त्र केवल साक्षात्कारों का उपयोग करता है। ऑप्शन सी है समाजशास्त्र मूलतः ऐतिहासिक समाजशास्त्र है या ग्रंथों के माध्यम से सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन है। और ऑप्शन डी है समाजशास्त्र भविष्य का अध्ययन है, इतिहास अतीत का अध्ययन है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, समाजशास्त्र मूलतः ऐतिहासिक समाजशास्त्र है या ग्रंथों के माध्यम से सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भारतीय गांवों में कृषि के विखंडन फ्रेगमेंटेशन से सबसे प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। ऑप्शन ए है कृषि का व्यावसायीकरण। ऑप्शन बी औद्योगिकरण। ऑप्शन सी शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन। और ऑप्शन डी है परिवारों के भीतर उत्तराधिकार का विभाजन। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, परिवारों के भीतर उत्तराधिकार और विभाजन। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। दिया गया है क्वेश्चन 1793 के स्थायी बंदोबस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1793 का स्थायी बंदोबस्त आया था के अंतर्गत लागू किए गए जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वितरण का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए दिए गए हैं राज्य किराए का
10/11 भाग अपने पास रखता है, 10वां भाग अपने पास रखता था, जबकि जमींदार शेष भाग पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करते थे। जमींदार किराए का 10वां भाग अपने पास रखते थे और एक भाग राज्य को देते थे। ऑप्शन ए की 11वां भाग राज्य को देते थे। ऑप्शन सी दिया है कृषक उत्पादन का 10 से 11वां भाग अपने पास रखते थे और शेष को राजस्व के रूप में देते थे। और ऑप्शन डी है किराया राज्य और जमींदारों के बीच समान रूप से विभाजित होता था। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त आया था और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन पूंजीवाद के संरचनात्मक विरोधाभास को सही रूप से स्पष्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। बताया गया है कि पूंजीवाद पूंजी संचय और मजदूरी श्रम के सह अस्तित्व को युक्त होता है। पूंजीपति श्रमिकों द्वारा उत्पन्न अधिशेष को अधिग्रहित करके लाभ कमाते हैं। श्रमिक उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं, लेकिन वे मजदूरी के लिए अपना श्रम बेचते हैं। और लास्ट ऑप्शन है पूंजीपतियों और सर्वहारा के बीच वर्ग संघर्ष ऐतिहासिक परिवर्तन को प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड वाला नहीं सही है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही हैं। तो इसको भी कूट के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, संदर्भ समूह का वास्तविक और अस्तित्व में होना आवश्यक है। व्यक्ति अपने मूल्यांकन के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के संदर्भ समूहों का उपयोग कर सकते हैं। संदर्भ समूह व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यवहार और आत्म मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। काल्पनिक या मीडिया आधारित समूह भी संदर्भ समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो क्यूट के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की थी? तो हर्बर्ट हाइमन ने किया था और इसके बाद मर्टन ने इसको आगे बढ़ाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। फर्स्ट वाला नहीं सही है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। डी इज द राइट आंसर। ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लेना आप लोग। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, नीचे दो कथन है, असर्शन और रीजन। असर्शन दिया गया है, एंथनी गिडेंस के अनुसार समाज व्यक्तियों की क्रियाओं के माध्यम से निरंतर उत्पन्न और पुनरुत्पन्न होता है। और रीजन है इसका, गिडेंस का संरचनाकरण का सिद्धांत यह मानता है कि सामाजिक संरचनाएं मानव क्रियाओं से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहती हैं और व्यक्तियों की गतिविधियों से अप्रभावित रहती हैं। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। असर्शन सही है, रीजन इसका सही नहीं है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत में औद्योगिकरण की मूलभूत आर्थिक विशेषताओं का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है नौकरशाही और तार्किकीकरण, पूंजी संचय और वैश्वीकरण, श्रम विभाजन और यंत्रीकृत उत्पादन, और ऑप्शन डी है शहरीकरण और प्रवासन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रम विभाजन और यंत्रीकृत उत्पादन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपके, औद्योगिकरण में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से शहरी औद्योगिक प्रणालियों की ओर संक्रमण हुआ, जिससे उच्च आर्थिक वृद्धि हुई। और ऑप्शन 2 है, औद्योगिकरण के प्रारंभिक चरण 1750 to 1825 में विनिर्माण में भाप शक्ति का व्यापक उपयोग हुआ। शहरी भीड़भाड़ के कारण औद्योगिकरण में से जनसंख्या वृद्धि में कमी आई। और ऑप्शन डी है, पूंजीवादी विकास के साथ राजनीति और तकनीकी परिवर्तन हुए, जिन्होंने आधुनिक समाज को आकार दिया। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी,
फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है, थर्ड वाला सही नहीं है, क्योंकि भीड़ भागीदार औद्योगिकरण से जनसंख्या वृद्धि में कमी नहीं आई बल्कि जनसंख्या वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रघटनात्मक फिनोमिनोलॉजिकल समाजशास्त्र में अल्फ्रेड श्रूट्स द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अभिवृत्ति नेचुरल एटीट्यूड की अवधारणा किसे संदर्भित करती है? ऑप्शन ए है सामाजिक संरचनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण, सामाजिक व्यवहार के संस्थागत नियमन की प्रक्रिया, दैनिक जीवन की वास्तविकता को स्वाभाविक और बिना प्रश्न किए स्वीकार करना, और ऑप्शन डी है विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैनिक जीवन की वास्तविकता को स्वाभाविक और बिना प्रश्न किए स्वीकार करना। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हरित क्रांति है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्रांति, प्रारंभिक कृषि संगणना, आधुनिक आईसीटी का प्रसार। तो इसे सुमेलित करना है। तो इसका है हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति है कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो ए का टू 2 ऑप्शन में है, आगे देखते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्रांति, इसका है अपशिष्ट में कमी और कुशल आपूर्ति श्रृंखला। और सी का है प्रारंभिक कृषि संगणना, मांगे भारी और ऊर्जा खपत वाले उपकरण। और डी का 1 है आईसीटी का प्रसार, लघु कृषक और वायरलेस कनेक्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय समाज को समूहों का जटिल संगठन कॉम्प्लेक्स ऑफ कलेक्टिविटीज़ के रूप में वर्णित किया जाता है, न कि साधारण समूहों के मिश्रण के रूप में। इस भेद का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है व्यक्ति विश्लेषण की प्रमुख इकाई बन गया है, जिसे पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं का महत्व कम हो गया है। ऑप्शन बी है भारतीय सामाजिक वास्तविकता गहन आंतरिक विभेदों और विशिष्टताओं से परिभाषित होती है, जो गतिशील रूप से परस्पर क्रिया करती है। ऑप्शन सी है स्वतंत्रता के बाद भारत में जाति व्यवस्था को पश्चिमी श्रम वर्ग संरचना से प्रतिस्थापित कर दिया है। और ऑप्शन डी है केंद्रीय प्रशासन के प्रभाव से भारत में सामाजिक समूह अधिक समरूप होते जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है, गैर मानवीय प्रकृति नॉन ह्यूमन नेचर का विकास बढ़ती हुई व्यक्तिपरकता सब्जेक्टिविटी और लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी द्वारा विशेषित होता है। और रीज़न है इसका, व्यक्तिपरकता और लचीलापन किसी जीव को नई पर्यावरणीय चुनौतियों और अवसरों के प्रति अधिक अनुकूल बनाते हैं। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है, नाम मात्र चर यानी कि नॉमिनल वेरिएबल के बीच माध्यिका मीडियन को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करना संभव है। नाम मात्र चर नॉमिनल वेरिएबल की श्रेणियों का कोई भी क्रम मनमाना होता है और उसमें अंतर्निहित क्रम रैंक ऑर्डर नहीं होता है। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट है मार्टिनेली आधुनिकीकरण को सामान्य सामाजिक प्रगति जैसे पहिए के आविष्कार से कैसे अलग करते हैं। ऑप्शन ए है आधुनिकीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया के बजाय केवल तकनीकी विकास है। ऑप्शन बी है आधुनिकीकरण एक रैखिक प्रक्रिया है जो मानव के प्रारंभिक आविष्कारों से शुरू हुई। ऑप्शन सी है आधुनिकीकरण को किसी भी प्रकार के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विश्व बाजार के विकास की ओर ले जाता है। और ऑप्शन डी दिया गया आधुनिकीकरण को पिछले 200 वर्षों में घटित बड़े पैमाने पर परिवर्तनों के एक विशिष्ट संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। आधुनिकीकरण को पिछले 200 वर्षों में घटित बड़े पैमानों पर परिवर्तनों के एक विशिष्ट संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है बड़े पैमाने के सर्वेक्षणों में प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनायर को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत कम लागत पर और साक्षात्कारकर्ता पक्षपात इंटरव्यू बायस के बिना व्यापक रूप से फैले उत्तरदाताओं तक पहुंचने की सुविधा देती है। और हालांकि एक बार प्रश्नावली भेज दिए जाने के बाद शोधकर्ता सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान अस्पष्ट उत्तरों को स्पष्ट करने के लिए प्रश्नों या दृष्टिकोण में आसानी से संशोधन कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। कथन ए सही है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट है संसाधन आधार बॉटलनेक्स ऑफ संचलन कारकों मोबिलाइजेशन फैक्टर के संदर्भ में जनजातीय आंदोलनों और सामान्य कृषक आंदोलनों में मुख्य अंतर क्या है। जनजातीय आंदोलन में कठोर जाति हिंदू कृषकों की तुलना में सामाजिक आर्थिक विभेदन का पूर्ण अभाव होता है। ऑप्शन बी है जनजातीय आंदोलन नेतृत्व और कार्यप्रणाली में मुख्य धारा के राजनीतिक आंदोलनों के समान होते हैं। ऑप्शन सी है जनजातीय आंदोलनों में वन और भूमि पर द्वैध निर्भरता होती है तथा बाहरी माने जाने वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रतिरोध शामिल होता है। और ऑप्शन डी है जनजातीय आंदोलन पूरी तरह कृषि आधारित होते हैं और केवल भूमि स्वामित्व व किराएदारी अधिकारों पर केंद्रित होते हैं। तो मुख्य अंतर क्या है ट्राइबल मूवमेंट और पीजन मूवमेंट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जनजातीय आंदोलन में वन और भूमि पर द्वैध निर्भरता होती है तथा बाहरी माने जाने वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रतिरोध शामिल होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो ओके फ्रेंड्स, आज बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मुझे फीडबैक ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।